हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करना चाहेंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 498 ए आईपीसी, जो कि क्रुएल्टी के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 20 ए की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मैं आपको डायरेक्ट की तरफ ले चलते हैं, और उससे पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा। जरा डिटेल पर एक बार थोड़ा सा नजर डालिएगा। देखिए, जैसा कि मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो सेक्शन 498 है, 8A है जो, और इसको आप देखेंगे ये दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 के द्वारा इंसर्ट किया गया आईपीसी में, यानी कि ये अमेंडमेंट के थ्रू आईपीसी में इंक्लूड किया गया। और दूसरा, इसी के साथ में एक सेक्शन और इंक्लूड किया गया है जो कि दंड विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा ही 113A यानी कि 113 का ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड किया गया। तो यहाँ से हम इन दोनों को मिलाकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे, और चलिए सीधे हम आपको डायरेक्ट की तरफ लेके चल रहे हैं, वहां से हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, चैप्टर 20A जो कि रिलेटेड है ये ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, सेक्शन 498A आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले चलो, और जो हिंदी मीडियम्स के हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 20A के बारे में हम बात करेंगे पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। सेक्शन 498A आप पढ़ रहे हैं, तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके केस लॉस वगैरह के बारे में भी आपके साथ बात करेंगे। देखिए, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, ये सेक्शन 498 है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सिविल जज और एडीपीओ में ये पूछा जाता है, तो इसको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बीआईपी है, बीआईपी करके इसको रखिएगा। आगे देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार, देखो या तो स्त्री का पति हो या पति का कोई भी नातेदार होते हुए, और ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा। तो सवाल ये आता कि क्रूरता क्या है, तो क्रूरता के विषय में हम अभी बस 2 मिनट से डिस्कस करते हैं। तो क्रूरता के लिए यहाँ पर जरा देखिए, जो बात की गई कि क्रूरता क्या है, अब क्रूरता यहाँ स्पष्टीकरण में डिफाइन किया गया कि क्रूरता क्या है। देखिए यहाँ पर का नंबर का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया स्पष्टीकरण में। स्पष्टीकरण का यहाँ पे, जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की, या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति, खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है। तो यहाँ पर जरा देखिए, ध्यान देंगे हम लोग क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण, कोई भी ऐसा आचरण हो जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो वहां से बात की गई कि किसी स्त्री है और उसको आत्महत्या करने के लिए अगर प्रेरित किया गया है तो ये क्रूअल्टी के लिए आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये क्रूअल्टी में इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि क्रूरता में इंक्लूड होना चाहिए। सेकेंड बात की गई कि उस स्त्री के जीवन, उसका जो जीवन है वो अंग या स्वास्थ्य की, चाहे जो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो। यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य के संबंध में चाहे तो वो मानसिक हो सकता है या शारीरिक भी हो सकता है, और उसको गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है। अगर यहाँ पे ये संभावना है कि उसको मानसिक क्षति भी हो सकती है, शारीरिक क्षति भी हो सकती है, तो
उसको ऐसा खतरा संभावना है तो यहाँ ये क्रुअल्टी में इंक्लूड किया जाएगा। बी नंबर पॉइंट्स पर जरा एक बार नजर डालते हैं। किसी स्त्री को तंग करना, अगर किसी स्त्री को तंग किया जाता है जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए फिर पीड़ित करने की दृष्टि से, देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, किसी स्त्री को तंग किया जाए और जहां या तो उस स्त्री को या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी की उसकी संपत्ति या कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति के लिए, और वो भी कैसे, विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए फिर पीड़ित करने की दृष्टि से उसको पीड़ित किया जाए, और किसको कि विधि विरुद्ध मांग पूरी की जाए जिसमें संपत्ति इंक्लूड हो सकती है, कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है, या उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। तो उस जो स्त्री है, उस स्त्री से जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनके द्वारा या उस स्त्री के द्वारा अगर मांग पूरी नहीं की जा रही है और तब उसे तंग किया जा रहा है तो ये क्रुएल्टी की डेफिनेशन में आएगा। अब अगर कोई क्रुएल्टी करता है तो उसे पनिशमेंट कितना मिलेगा, तो पनिशमेंट के लिए थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वह कारावास से, जैसे आप देख रहे हैं वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आप ये देखिए चैप्टर पढ़ रहे हैं 20A 20 का, जो कि संबंधित है पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। केवल इसमें एक ही सेक्शन है 498A, जो कि भारतीय दंड संहिता में जो अमेंडमेंट किया गया था 1983 में, उसके द्वारा इसे ऐड किया गया। तो ये क्या, आप सवाल ये आता क्या ये भूतलक्षी प्रभाव रखता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रखता है। इसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फिर इसके बारे में, इसके किस क्लॉज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जरा चलते हैं, आपको बैरेक्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ। देखिए ये इंग्लिश का मैंने बैरेक्ट लगाया हुआ, सिंपल बैरेक्ट है। देखिए चैप्टर 20A ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, सेक्शन 498A आप स्टडी कर रहे हैं। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, ये पति या पति के नातेदारों द्वारा किसी स्त्री के विषय में की गई क्रुएल्टी के बारे में बात की गई है। तो देखिए whoever being the husband, एक जो कोई भी पति होते हुए, और द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, या फिर उस पति के जो रिश्तेदार हैं वो, ऑफ अ वुमन, जो वो महिला है उसके पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा, सब्जेक्ट सच वुमन टू क्रुएल्टी शैल बी पनिश्ड, अगर उसके साथ क्रुएल्टी की जाती है तो उसमें पनिशमेंट कितना मिलेगा, विद इम्प्रेसनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। यहाँ पर 3 years के पनिशमेंट की बात की गई है कि जो कितना हो सकता है, विच में बी एक्सटेंड टू 3 years विथ इम्प्रेसनमेंट फॉर अ टर्म एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे जुर्माना भी देना होगा। तो यहाँ देखिए पनिशमेंट की बात की गई ओनली 3 years और प्लस फाइन। अब मैटर आता है एक्सप्लेनेशन में, एक बार जरा नजर डालिएगा कि क्रुएल्टी क्या है। तो क्रुएल्टी के लिए मींस व्हाट इज द क्रुएल्टी, तो क्रुएल्टी के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रुएल्टी मींस, यानी क्रुएल्टी का मतलब क्या है, तो ए नंबर का जो एक्सप्लेनेशन इसमें नजर डालेगा, एनी विलफुल कंडक्ट विच इज of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide, मीन्स उस ऐसा कोई भी कार्य कंडक्ट किया जाए, एनी विलफुल यानी कि इच्छापूर्ण कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जिसमें किसी भी महिला को कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी, या उसे कोई भी ग्रेव इंजरी के लिए डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल। देखिए यहाँ पे जो बात की गई कि कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, यानी कि जीवन का जो उसको खतरा ऐसा फील हो जाए कि इसको खतरा की संभावना हो, और लिम्ब और हेल्थ भी हो सकती है, वेदर मेंटल और फिजिकल भी हो सकती है ऑफ द वुमन।
उसके मेंटल या फिजिकल दोनों तरह की अगर इस टाइप का कोई भी डेंजर उसकी लाइफ से रिलेटेड है तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उसके साथ क्रूएल्टी की गई है। बी नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, बी नंबर का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया यहाँ पर देखते हैं, harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए harassment किया गया हो महिला का, where such harassment is with a view to coercing, coercing आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, प्रपीड़न, डराना, धमकाना, ये सब किसी के साथ उसको प्रपीड़ित करना, hurt or any person related to her to meet any unlawful demand, कौन सा unlawful, किसी भी डिमांड को पूरी करने के लिए, to any property or valuable security, जो कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती है, और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेल्योर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर। देखिए अगर फेल्यूर होने के, इनकी फेल्यूर होता है डिमांड को पूरी करने के लिए, तो वो और उसके कोई भी रिलेटिव हैं वुमेन्स के, मीट टू सच डिमांड, जो डिमांड की गई है और उसमें फेल्यूर हो जाते हैं, इस पर्पस के लिए उसे हरेसमेंट किया जाता है उसका, तो इस केस के अकॉर्डिंग इसे क्रूएल्टी माना जाएगा। चलिए हम इसके केस लॉस की तरफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से केस लॉस हैं। तो जरा केस लॉ पे जरा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे करना चाहेंगे, एक केस है पीबी भिक्षापति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जैसा कि आप ये देख रहे हैं फर्स्ट नंबर का केस, पीबी भिक्षापति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1992, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1986 आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई पति शराब पी करके घर आता है, घर आने के बाद उसकी मारपीटाई करता है और जिसमें दहेज की डिमांड करता है, लेकिन इसमें टर्म्स कंडीशन एक रखी गई कि 7 इयर्स शादी के पूरे होने से पहले अगर ऐसा करता है तो यहाँ पर यह मान लिया जाएगा कि वो पति के द्वारा क्रूएल्टी की जा रही है, और अगर उसे दुष्प्रेरित किया जाए आत्महत्या के लिए तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि पति शराब पीकर देर रात घर लौटता है और उसके पत्नी के साथ अगर मारपीट करता है तो इस सिचुएशन में इसे क्रूएल्टी की कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरा केस यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, जगदीश चंद्र बनाम हरियाणा राज्य 1988, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1048 हरियाणा का ये केस है। इस केस में यहां पर कहा गया कि अगर जैसे कि पति की दिनचर्या है कि वो शराब पीकर आता लेकिन मारपीट नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में पति के ऊपर सेक्शन 498 का केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। अगर हो गया तो इसके लिए उसे दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखिए वाइन पीना और किसी को ना सताना कोई ऑफेंस नहीं है। अगर वो वाइन पी करके पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है, तो बिल्कुल इस एक्शन के अकॉर्डिंग उस पर केस रजिस्टर किया जा सकता है। अगला केस जरा थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, ये बशीर चंद्र बनाम हरियाणा राज्य AIR 1989 का ये केस है। इस केस पर एक बार नजर डालते हैं। इस केस में जरा ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि इस बाद में कि पर्याप्त साक्ष्य थे कि एक नववधू स्वयं को जलाकर आत्महत्या करने के पूर्व पति व उसके नातेदारों द्वारा उसके माता पिता एवं भाई से बार बार दहेज की वस्तुओं एवं धन की मांग की जाती रही, जिस संबंध में वधू को प्रताड़ित किया गया, क्योंकि उसका जो पति था उसे बिजनेस के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी 20-25 हजार रुपए की, और बाद में उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। और फिर इसके बाद में जब यहाँ पर देखा गया तो उसके यहाँ से पति के घर से वो दहेज की सामग्री भी बरामद हुई जो उसने बताया था। तो यहाँ पर पति को क्रूरतापूर्ण दहेज के लिए यहाँ पर दोषी माना गया।
दूसरा केस है पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य AIR 1998 SC 958 का केस है ये। और इस केस में भी जरा ध्यान दीजिएगा, इस केस में भी यही डिसाइड किया गया, देखिए कि दहेज हत्या क्या है। दहेज हत्या के प्रकरण के बारे में बात की गई। तो दहेज हत्या का जो प्रकरण था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि क्रूरता अथवा उत्पीड़न के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह शारीरिक ही हो या मानसिक यातना भी हो सकती है और उसके लिए यह पर्याप्त है। विवाह के दूसरे दिन ही रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि लाने के लिए वधू को बार बार ताने मारना, दुर्व्यवहार करना मानसिक यंत्रणा है और मृत्यु के एक दिन पूर्व पति से झगड़ा होना, ये सारे तथ्य मृतक को आत्महत्या कारित करने को दुष्प्रेरित करते हैं। अतः साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 113 खा के अधीन दहेज हत्या की उपधारणा अभिनिर्धारित की गई तथा अभियुक्त की दोष सिद्धि में उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझा। तो यहाँ पर आपने इस केस में ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित करता है और मानसिक भी करता हो, जरूर नहीं कि शारीरिक करता, तो उसमें मानसिक को भी शामिल कर लिया गया। दूसरा, यहाँ पर हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे, जो ये 113A को आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए भी सेक्शन रजिस्टर्ड किया जा सकता है। 113 का जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी इसी को ऐड किया गया था। ये जो संशोधन दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 का 86वां संशोधन था, इसी में किया गया ये, और इसके अनुसार भी इसी सेक्शन से ये रिलेटेड है, सेक्शन 498A से रिलेटेड है। तो सीधा सीधा सा इसका रिलेशन है। चलिए अब आगे हम चलते हैं कि यहाँ पर एक बात की गई है कि क्या सेक्शन 498A भूतलक्षी प्रभाव रखती है, क्योंकि इसमें एक केस है प्रसन्न कुमार बनाम धनलक्ष्मी 1989 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1829 मद्रास का। इस केस में ऐसा कहा निर्धारित किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि जो दंड विधि संशोधन अधिनियम था वो 1983 में प्रभावी हुआ, जो कि 31 मार्च 1983 से प्रभावी हुआ। इससे पहले ये भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है, यानी कि इसके बाद के केस को ही इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एंटरटेन किया जा सकता है, यानी कि 498A के अकॉर्डिंग। तो ये एक छोटे से कुछ व्यू था सेक्शन 498A के अकॉर्डिंग। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ और केस लॉ भी हैं जिनको आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, बुक से थोड़ा सा स्टडी कीजिए, इसकी और डिटेल नॉलेज है, क्योंकि छोटे से वीडियो में सारी चीजों को कंपाइल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ, आप लोग स्टडी जरूर कीजिए। बुक से जब आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे केस आपको निकल के आएंगे कि किन चीजों को सेक्शन 498 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड किया जा सकता है, कौन से ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बदले की भावना से अगर कोई ऐसे केस रजिस्टर्ड करता है तो बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये वैलिड नहीं होंगे। चलिए गाइस, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपसे लाइक सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम आपके लिए न्यू वीडियोस और लेकर के आ पाएं। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, नमस्कार।